अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में बात करने वाले हैं SN2 रिएक्शन की और SN1 रिएक्शन की। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं और एल्यूमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। तो ये जो SN2 और SN1 जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं, तो हम डिस्कस करते हैं इसको। उससे पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते थे, जिसमें एक एटम की जगह पे कोई दूसरा एटम आकर सब्स्टिट्यूट होता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसको देखने के लिए ज़रा देखना कि ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक। इस पर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बच्चों सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए। यहाँ पे आके क्या हो गया है, ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया है, ठीक है, NU, और निकला कौन है, X नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला ही आ रहा है और नेगेटिव चार्ज वाला ही जा रहा है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल ही आए और न्यूक्लियोफाइल ही जाए, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या थी कि एक एटम की जगह पे कोई दूसरा एटम आके सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो यहाँ पे X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि न्यूक्लियोफाइल ही आए और न्यूक्लियोफाइल ही जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ना कि अकेले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन क्या होती है, तो इसके लिए हमें SN2 को समझना होगा। ये SN2 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो S है ये है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए है। और N जो होता है यहाँ पे वो होता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए, और यहाँ पे जो 2 है इसका मतलब होगा बाईमालिक्यूलर, ठीक है, बाईमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिक्यूलर रिएक्शन या बाईमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बनता है SN2 का मतलब। अब बाईमालिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा, या आप सिंपल कह लो कि मालिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी। मालिक्यूलरिटी क्या होती है कि कितने जो मालिक्यूल हैं वो हिस्सा ले रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर, वो क्या होती है, मालिक्यूलरिटी होती है। यानी कि जो रेट है आपका वो किन किन मालिक्यूल पे, कितने मालिक्यूल पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे 2 मालिक्यूल पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसको बाई मालिक्यूलर कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखना ज़रा, ये मेरे पास एक सिंपल अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे मैं Br ले लेता हूँ और H इस पे बच्चों हम एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं जो कि मेरे पास OH नेगेटिव है। पहली बात तो आप ये समझ लो कि अगर हमने यहाँ से Br को निकालना है, क्योंकि Br भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अगर हमने इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से निकालना है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए इसकी निस्बत, यानी कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए Br से। अगर ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो ही यहाँ से Br निकलेगी, और अगर ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ये Br को यहाँ से निकाल नहीं सकेगा। तो इस मीन कि यहाँ पे आपके पास पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लिविंग ग्रुप वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए। तो OH जो होता है वो Br से एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इस मीन OH अटैक करेगा, ठीक है। अटैक अब किस पे होगा, तो बच्चों Br क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये चाहेगा कि मैं अटैक करूँ, ये क्या चाहेगा कि मैं अटैक करूं। अब यहाँ से भी अटैक यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ से भी पहुँच सकता है, ठीक है।
तो किस साइड से जाएगा बच्चों, यहाँ से जो बी आर होगा वो इसको नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि बी आर के पास नेगेटिव चार्ज है, इट्स मीन कि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ओ एच को यहाँ से जगह नहीं मिलेगी इस कार्बन तक पहुँचने की, यानी कि कार्बन तक अप्रोच करने की जगह इस साइड से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ब्रोमीन जो होता है इसका साइज़ बड़ा होता है, वो इस ओ एच को यहाँ से नहीं आने यहाँ तक नहीं आने देगा। तो साइज़ बड़ा है, दूसरा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो OH होता है हम नहीं करते, OH ही होता है, यही करता है जो करता है। वो कहता है ठीक है भाई उधर से नहीं आने देना तो मैं इधर से चला जाऊँगा। इधर कौन है तुझ बचाने वाला इस कार्बन को, इधर से कार्बन को बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो H है इसका साइज़ भी छोटा है, इसका साइज़ भी छोटा है, इसका साइज़ भी छोटा है, ये इतनी ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, तो OH जो होगा वो ईजीली अटैक कर देगा इस कार्बन पे। अब देखना, जैसे ही OH अटैक करेगा वैसे ही उसी टाइम पे BR यहाँ से निकलेगी। ठीक है ना, जिस टाइम पे OH अटैक करेगा उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे BR को यहाँ से निकलना होगा। यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, OH ने इससे बॉन्ड बनाना है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज है यानी कि BR ने यहाँ से निकलना है, वो दोनों क्या हो रही हैं, बिल्कुल एक टाइम पर हो रही होंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि ये किस तरह से होता है, यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं कि ये पहले कन्वर्ट होता है कार्बन, ये आप H लिख लो, क्योंकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। होना क्या है, OH ने आना है, यहाँ से BR ने निकलना है। BR ने क्यों निकलना है वैसे, तो हमने बात की थी कोई अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, कुछ बुरे लिविंग ग्रुप होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र क्या आ रहा है, हाइड्रोजन 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 और ब्रोमीन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, तीनों एक किस्म के हैं, ब्रोमीन ही एक अलग है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन और ब्रोमीन में जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रोमीन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर लेता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। H का साइज़ बहुत छोटा है, वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्रोमीन को ही यहाँ से निकलना है जब OH ने आना है। तो इसलिए ये एक इंटरमीडिएट हमने फॉर्म कर दिया है कि ये OH और ये BR हो गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड थे और चारों के चारों कौन से थे, सिग्मा। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, और यहाँ पे जो 3 बॉन्ड हैं, यानी कि आप इसको देखो कि ये जो स्ट्रक्चर हो गया है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है ना, और प्लेनर स्ट्रक्चर किसका हाइब्रिडाइजेशन में होता है बच्चों, sp2 में होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इंटरमीडिएट में। और ये दोबारा से जब जैसे ही OH इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा इस कार्बन के साथ, तो BR यहाँ से निकल जाएगा, और OH इस कार्बन के साथ जुड़ गया है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, और साथ में BR नेगेटिव यहाँ से निकल चुकी होगी। तो ये पूरा रिएक्शन होता है। होता क्या है कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए लिविंग ग्रुप से। ठीक है, अगर OH है तो ये अटैक करेगा कार्बन से, और उसी जिस टाइम पे OH इसके साथ बॉन्डिंग करेगा ठीक उसी टाइम पे BR यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में कन्वर्ट होगी, और sp2 से दोबारा से ये sp3 में बदल जाएगी। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब आने वाली है वो ये है कि जो कन्फिग्रेशन थी वो इन्वर्टेड हो जाती है, कन्फिग्रेशन बदल जाती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन जो थी वो कुछ और थी, कन्फिग्रेशन यानी कि अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। ठीक है ना, यहाँ पे अरेंजमेंट एटम क्या थी कि हाइड्रोजन इस साइड पे थे, वहाँ पे हाइड्रोजन उस साइड पे चले गए हैं, उधर वाली साइड पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इस वाली साइड पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड पे है, और जो OH है वो इस साइड पे आ गया है। ठीक है, पहले BR क्या था, इस साइड पे था। तो यहाँ से कन्फिग्रेशन क्या हो गई है, बदल गई है। इसका क्या मतलब हुआ कन्फिग्रेशन बदल गई है, ये कैसे आपको समझ आएगा। तो इसको ज़रा समझो कि बच्चों देखो, पहले क्या था कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे BR लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, ये था, और इस पे इस वाली साइड पे क्या था, BR लगा हुआ था, और इस वाली साइड को 3 क्या थे, इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। क्योंकि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, ये नहीं होती, ठीक है, इस तरह से होती है ना टेट्राहाइड्रल शेप। तो ये आप कह लो कि BR है। ठीक है ना, जो क्या है आगे की तरफ है, इस साइड को,
ये मेरा हाथ है, ये Br हो गया, और इससे पीछे की साइड पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इस साइड से तो अटैक पॉसिबल नहीं है OH का, तो वो करता है बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना, बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, जब बैक साइड से अटैक होगा तो ये जो हाइड्रोजन पीछे को निकले हुए हैं, ठीक है ना, उन पे रिपल्शन तो क्रिएट होगी ना इस OH के पास इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना, वो क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा। तो अगर वो इनको रिपेल करेगा तो जो स्ट्रक्चर पहले ऐसे पीछे की तरफ था वो इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है ना, इस साइड से। अब ये स्ट्रक्चर हो गया है, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या हो गई है, इन्वर्टेड हो गई है, यानी कि जो पहले कन्फिग्रेशन थी उसका बिल्कुल उल्ट हो गया। पहले आपको ये चीज़ नज़र आ रही थी, अब आपको ये वाली चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है ना, पहले हाथ सीधा नज़र आ रहा था, अब हाथ उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये क्या हुई है, कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड हो गई है, और 100% कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड होती है, यानी कि जितना ये होगा सारे का सारा इसमें बदल जाएगा। तो पेपर में जो MCQs होता है वो बहुत दफ़ा आ चुका है कि इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन किस मैकेनिज्म में होती है, SN2 में होती है या SN1 में होती है। तो बच्चों इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन जो होती है वो SN2 में होती है, ठीक है ना। SN1 की बात जब हम करेंगे तब भी देखेंगे। तो SN2 के अंदर इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये ऑप्शन आपने टिक करना है। ये बात हो गई। अब दूसरी हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके इस रिएक्शन के रेट की, ठीक है, कि रेट की बात की जाए, रेट कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बच्चों एक आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। रेट अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, अगर मैं कोई दो रिएक्टेंट का रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, जैसे मैंने कि यहाँ पे OH और इस मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहले अमाउंट इनकी नोट करूँगा, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर फेंक दूँगा। सपोज़ कि मैंने शुरू में क्या किया था, इसको भी 50 ग्राम लिया था और इसको भी 50 ग्राम लिया था, ठीक है, दोनों की मैंने इक्वल अमाउंट ली। तो मैंने रेट देखा, ठीक, रेट क्या होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैंने स्पीड देखी, जो स्पीड आई वो मैंने नोट कर ली। फिर मैंने क्या किया, ठीक है ना, इसको कांस्टेंट रखा, इसको 50 ही रखा, इसको 100 कर दिया, यानी कि इसको डबल कर दिया। जब मैंने इसको डबल किया तो मैंने देखा कि स्पीड डबल हो गई है, स्पीड भी क्या हुई है, डबल हो गई जब मैंने इसको डबल किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको 100 ग्राम ही रहने दिया, इसको भी 100 ग्राम कर दिया, यानी कि इसको कांस्टेंट करके इसको डबल कर दिया, तो मैंने देखा कि स्पीड फिर से डबल हुई है। तो इट्स मीन के इसके बढ़ाने से भी स्पीड डबल हो रही है और इसके बढ़ाने से भी स्पीड डबल हो रही है। अगर इन दोनों के बढ़ाने से स्पीड डबल हो रही है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, ओवरऑल स्पीड जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, वो डिपेंड करेगी दोनों की कंसनट्रेशन पे, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड की कंसनट्रेशन पे भी और OH नेगेटिव की भी कंसनट्रेशन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसकी कंसनट्रेशन पे और इसकी कंसनट्रेशन पे, दोनों पे ही डिपेंड हो रहा है। और अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इनकी जो पावरें होती हैं, ठीक है ना, कंसनट्रेशन की, उनको ऐड कर दो तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ से हमने अगर मालिक्यूलैरिटी की बात करनी हो कि मालिक्यूलैरिटी कितनी है होगी, तो बच्चों जितने रिएक्शन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने मालिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो उतनी उसकी क्या होगी, मालिक्यूलैरिटी होगी। तो हमने अभी देखा था कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, इसकी कंसंट्रेशन रेट बढ़ाने से भी रेट बढ़ता है। तो इट्स मीन दोनों मालिक्यूल क्या हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लेने हैं। तो मालिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मालिक्यूलैरिटी की बात हो गई, ऑर्डर की बात हो गई और रेट की बात हो गई। तो रेट क्या करता है, इन दोनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से अल्काइल हैलाइड जो होंगे वो SN2 रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, और कौन से जो रिएक्शन है वो नहीं करते या मुश्किल से करते हैं और कौन से ईजीली कर लेते हैं, ठीक है। हम इनकी बात अब करते हैं। तो हमारे पास हमने अल्काइल हैलाइड में देखा था कि 3 किस्म के अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सॉरी क्लासीफाई अगर करें तो 3 किस्म के बनते थे ना, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक। तो ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड हो गया, ये दूसरा है, ठीक, और हम इन तीनों चारों को डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक और अल्काइल हैलाइड है और ये लास्ट वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है,
ये आप कह सकते हो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि आपकी बुक पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये कहती है कि जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच हो वो या तो फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा, असल में ये 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब इसको छोड़ो, इसको बात करें तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन आइटम अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री RX होगा, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड होगा। इसकी बात करें तो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आइटम अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 2 डिग्री होगा। और इसकी बात करें तो ये जिस कार्बन से ब्रोमीन एटम अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। हमने चेक क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि कौन रिएक्शन फास्ट करेगा और कौन रिएक्शन स्लो करेगा, या कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस पर भी मैं Y नेगेटिव, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल ही लिख लेते हैं ना हम, NU नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, इस पर भी NU नेगेटिव को, इस पर भी NU नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। SN2 कंडीशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल फट से अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्यों अटैक पॉसिबल है, क्यों अटैक पॉसिबल है, हमने बात की थी कि इस साइड से अटैक नहीं होता क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, बड़ा साइज़ होने की वजह से अटैक पॉसिबल नहीं था। इस साइड पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, छोटा है। अगर हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है तो इस आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शंस क्रिएट करना नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना, ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करना नहीं पड़ेंगे इस साइड से, इसलिए वो इस साइड से आगे अटैक कर देगा और आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर समझ लेना, आपको सारी समझ आएगी कौन SN2 करेगा कौन SN1 करेगा। ये मेरे पास क्या है, H है, ये भी H है, ठीक है, और ये क्या है CH3 ग्रुप है। ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। न्यूक्लियोफाइल ने आना है, ठीक है, और यहाँ तक जाना है। यहाँ पे ये 2 ग्रुप छोटे हैं लेकिन ये ग्रुप क्या है, थोड़ा सा बड़ा है हाइड्रोजन से। अगर ये बड़ा है तो ये रिपल्शन तो क्रिएट करेगा ना, इसको यहाँ से आने तक, इसको इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे पहुँचने में क्या करेगा, हिंडर तो करेगा ना, रोकेगा तो सही लेकिन ज़्यादा नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जगह दे देंगे, ठीक है, ये जगह दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें किस में रिएक्शन फास्ट होगा, तो बच्चों यहाँ पे तीनों ग्रुप छोटे हैं, ये जल्दी से ही रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये थोड़ा सा इसको रोकेगा लेकिन नहीं रोक पाएगा और ये फट से अटैक हो जाएगा। इस तरह से आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को देखो तो वो सारे के सारे तकरीबन क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर 2 हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे और हाइड्रोजन इनको जगह दे देंगे न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करने के लिए। अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन तीसरी साइड क्या है, वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर सकता है और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर हम अब कंपेयर करें यानी कि 2 डिग्री पे भी SN2 रिएक्शन हो जाता है। अब हम अगर बात करें 2 डिग्री और 1 डिग्री की, दोनों में से कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, तो बच्चों वही रिएक्शन फास्ट करेगा जहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस कम मिलेगी। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे थोड़ी कम हुई है, यहाँ पे बिल्कुल कम हो गई है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन मिथाइल करेगा, फिर आपके पास 1 डिग्री करेगी और फिर 2 डिग्री करेगी। अगर इसको देखें 3 डिग्री को, तो यहाँ पे तीनों ग्रुप क्या हैं, बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल किस साइड से जाएगा, भाई इधर वाली साइड तो पहले ही ब्रोमीन ने भी ब्लॉक की हुई है ना, इधर वाली साइड क्या है, ब्रोमीन ने पहले ही ब्लॉक की हुई है। और अब ये 3 जाना कहाँ तक है न्यूक्लियोफाइल को, कार्बन तक, और इन 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से या 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से ये साइड क्या हो गई है, सारी ब्लॉक हो गई है। तो न्यूक्लियोफाइल भाई यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, ये कहते हैं हम अब तुझे रिएक्शन नहीं करने देंगे। तो ये SN2 रिएक्शन नहीं होगा। SN2 रिएक्शन जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जिसका नाम है SN1 रिएक्शन। वो भी बहुत आसान है, ठीक है, SN1 रिएक्शन। तो SN1 लिख लेते हैं जल्दी से, ये हो गया हमारे पास SN1 रिएक्शन। बच्चों S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, ठीक है।
ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं इसको, अभी हमने बात की है। यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी, क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है कि कौन से रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 1 या 2। तो इस रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन का तो आपको पता ही है। अब हम देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन होता है बच्चों। इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें SN2 के साथ, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें SN2 के साथ, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें SN2 के साथ, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये रिएक्शन वहाँ पे नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा। कैसे होगा कि जब आप अल्काइल हैलाइड को, ठीक है ना, अगर आपने लिया है हमारे पास OH को न्यूक्लियोफाइल, तो आप इसको पानी के अंदर गिरा दो, ठीक है, ये पानी में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा। पानी में डिसोसिएट होगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, यहाँ से Br जो होगा वो अलहदा हो जाएगा और आपके पास ये चीज़ बचेगी। ठीक है, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये हो गया आपके पास R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, और निकला क्या है यहाँ से Br नेगेटिव जो है वो निकली है, और ये डिसोसिएट हो रहा है, इट्स मीन कि ये इसमें जा रहा है और आ रहा है, कभी उधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होता है जो स्लो होता है। ठीक है ना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वही होता है जो स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ से ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड था जो कि 3 डिग्री था, और यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, यहाँ पे कितनी हो गई है, sp2 हो चुकी है। अब होना क्या है, ये यहाँ से अलहदा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जैसे ही हम OH को ऐड करवाएंगे, OH नेगेटिव ऐड होगा, तो वो क्या हो सकता है बच्चों, इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है ना, 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना। मतलब ये देखो, ये आपका क्या था, ये कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये फर्स्ट मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा मिथाइल ग्रुप। इस तरह से ये आपका कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर है जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको ये हाथ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास OH है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, यानी कि 2 साइड से अटैक होगा। तो अगर दोनों साइडों से पॉसिबिलिटी है तो OH कौन सा, एक ही है, सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा OH हैं और बहुत ज़्यादा कार्बोकेटाइन बने हुए होंगे, तो कुछ कार्बोकेटाइन जो OH होंगे वो इस प्लेन के ऊपर से अटैक कर देंगे, और कुछ जो होगा वो प्लेन के पीछे से अटैक कर देगा। तो इट्स मीन कि 2 तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो जिसमें क्या हुआ है, अटैक हुआ है इस साइड से, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिला। तो दूसरा वो हो सकता है जिसमें अटैक हुआ है इस साइड पे, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा OH R। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, ये मेरा हाथ है और ये उसका क्या है, मिरर इमेज है। ये हाथ था, उसका मिरर इमेज क्या है, उल्टा हाथ। तो यहाँ से ये OH है इस साइड पे और उसका OH बिल्कुल क्या है, मिरर इमेज है, यानी कि आप अपने आप को शीशे के अंदर देखोगे ना तो क्या नज़र आएगा, ये मॉलिक्यूल अपने आप को शीशे के अंदर देख रहा है तो उसको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो होती है वो इन्वर्ट भी होती है और रिटेन्ड भी रहती है। जो कन्फिग्रेशन थी वो इन्वर्ट भी हुई है और रिटेन्ड भी रहती है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना, MCQ पूछ लेता है कि 50% इन्वर्जन या 50% रिटेंशन कौन सी मैकेनिज्म में होती है, SN1 में होती है, SN2 में होती है। तो बच्चों किस में हो रही है, SN1 में हो रही है ना। अब रिटेंशन या इन्वर्जन क्या होगी, रिटेंशन का मतलब क्या है कि जो पहले कन्फिग्रेशन थी वही रहेगी। कन्फिग्रेशन क्या थी, अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें क्या था, Br इस साइड पे लगा हुआ था और इसमें OH इस साइड पे लगा हुआ है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा,
रिटेंशन वाला, ये कौन सा है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, मैं इसको लिख के देता हूँ यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो रही है, ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट होगा। और ये वाला क्या होगा, इसमें बी आर इस साइड पे था और इसमें ओ एच उसके ऑपोजिट साइड पे है, तो ये क्या है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है। जितने परसेंट हमारे पास ये होगा उतने परसेंट ही ये है। ठीक है ना, मसलन अगर ये भी 50% बना है और ये भी 50% बना है, तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों में क्या है, 50-50% लिवो रोटेटरी कंपाउंड है और 50% ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये बीएससी की टर्म्स हैं, आप इसको छोड़िए। अगर ये 50% है और वो भी 50% है तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे समझने वाली और याद रखने वाली बात यही है कि 50% रिटेंशन प्रोडक्ट और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जब आप SN1 मैकेनिज्म करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेट की। ठीक है, बहुत ईजी है ना दोनों, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों देखो ज़रा, ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। ठीक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था जो कि स्लोएस्ट स्टेप था, और ये वाला जो स्टेप था ये फास्ट था। ठीक है ना, जैसे ही ये बना और उसको OH मिला तो जल्दी से ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप सोच रहे हो कि SN2 और SN1 दोनों को हम कंपेयर करें कि किसका रिएक्शन रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो बच्चों SN1 जो रिएक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं। इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं SN2 की निस्बत कि ओवर 1 मिलियन टाइम जो होता है वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। SN1 वाला जो रिएक्शन है वो 1 मिलियन टाइम फास्टली हो जाता है SN2 रिएक्शन की निस्बत। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना कि इसमें 2 स्टेप आ रहे हैं तो ये क्या होगा, मुश्किल से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो देखो ज़रा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में वो स्टेप होता है जो स्लोअर स्टेप है। इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बोकेटायन बन रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है वो आके ऐड हो रही है कार्बन पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है। 2 स्टेप हो गए, तो इनमें से हमने देखना है कौन सा स्टेप स्लो है। तो स्लो स्टेप वही है जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है, क्योंकि जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो ये अटैक बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए ये स्लो होगी। अगर ये स्लो होगी तो हमारा रेट जो होगा वो सारे का सारा डिपेंड करेगा इस चीज़ पे। ठीक है ना, आप जितना मर्जी पानी सोल्यूशन के अंदर डाल दो, ठीक है ना, उससे क्या होगा, ये चीज़ जो होगी वो ज़्यादा फास्ट नहीं होने वाली। ठीक है ना, ये चीज़ जब बन जाएगी फिर आप जितना OH बढ़ाओगे फिर रिएक्शन फास्ट हो सकता है, लेकिन वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, तो जो हमारा रेट होगा इस ओकेजन में वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करेगा हमारे पास, इसको मैं CR3 लिख रहा हूँ और ये BR, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट होगा। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही मालिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहा है तो इसकी मालिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 1 होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं MCQs में कि SN1 में मालिक्यूलैरिटी कितनी है, SN2 में मालिक्यूलैरिटी कितनी है, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। और ऑर्डर की बात करें तो वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होगी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो एक कंसनट्रेशन होगी उनकी जो पावर होगी उनको ऐड कर दो, क्योंकि एक ही है तो एक को एक में एक ही है तो उसमें को आप 0 में ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा SN1 रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि SN1 जो रिएक्शन है ये कौन कौन से अल्काइल हैलाइड दे सकते हैं, कौन कौन से अल्काइल हैलाइड जो हैं वो ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर MCQ पूछ लेते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन SN2 करता है, कौन सा SN1 करता है। तो मेरे पास बच्चों एक तो था ये वाला है ना, जिसमें हमने बात की थी 3 डिग्री की, जिसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ किया था। ठीक है, दूसरा हो सकता है मेरे पास ये वाला जिसमें हम बात कर सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, और तीसरा मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब हमने देखना है कि तीनों में से कौन सा अच्छा SN1 रिएक्शन करेगा। इस पर भी OH नेगेटिव ऐड करवाओ, इस पर भी OH नेगेटिव ऐड करवाओ। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी,
SN1 मैकेनिज्म की, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट हैं। SN1 मैकेनिज्म की कंडीशन है वो हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से OH ने जाना है ना, इस कार्बन पे कब जाना है? असल में SN1 में क्या होता है कि सबसे पहले जो Br नेगेटिव है वो यहाँ से निकलता है। इट्स मीन कि आपको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये पहले निकल जाएगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस पॉजिटिव चार्ज को देख के अटैक मार देगा। तो यहाँ से जो आपके पास चीज़ बन रही है जब Br निकल जाता है तो बच्चों ये वाली बन रही है जिसमें R R R और कार्बन प्लस। तो यहाँ से एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ से अगर Br को स्किप कर दें, निकाल दें, तो क्या हमारे पास बचने वाला है? हमारे पास ये चीज़ बचने वाली है ना, ये भी R है, ये भी R है, ये H है, और यहाँ से स्किप कर दें तो यहाँ पे हमारे पास एक R H H, ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बने हैं। इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखना ज़रा, जो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो इनमें से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही चीज़ पहले बन जाएगी, वही चीज़ क्या होगी? बनेगी। मतलब यहाँ से Br निकलेगा, अगर ये स्टेबल होगा तो Br यहाँ से निकलेगा, अगर ये स्टेबल नहीं है तो Br यहाँ से कभी भी नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर यहाँ से Br निकलेगा तो ये चीज़ जो होगी, जो बनेगी कार्बोकेटाइन, वो स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल होगा तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसी तरह उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कौन सी चीज़ स्टेबल कर सकती है, ठीक है ना। हम तीनों में देखते हैं कि इसको कौन सी चीज़ स्टेबल कर सकती है। तो यहाँ पे बच्चों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और हमने ये बात की हुई है पहले भी कि जो मिथाइल ग्रुप का इफ़ेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है ना, इस बॉन्ड के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यानी कि असल में ये क्या कर रहे हैं? इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं, इस कार्बन का क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं। अगर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ये 3 अल्काइल ग्रुप कम कर रहे हैं तो इट्स मीन के कार्बन पे जितना पॉजिटिव होना चाहिए उतना पॉजिटिव नहीं फील होगा इस कार्बन को, और अगर इसको फील नहीं हो रहा तो ये क्या होगी? स्टेबल होगी। इसमें देखें तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, या 2 अल्काइल ग्रुप हैं। यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 कर रहे थे, ठीक है ना, और यहाँ पे कितने हैं? 2 कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उनका है अल्काइल ग्रुप का, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 थे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? यही नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें 3 है और उसमें सिर्फ 1 है, तो 1 कितना कर लेगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मुहैया कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल क्या कर रहे हो रहा है? इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम करना है इन अल्काइल ग्रुप ने। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही पॉजिटिव कार्बन पे कम होगा, जितना कार्बन पे पॉजिटिव कम होगा उतना वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी इसमें से ये बनेगा, ठीक है ना, उतनी जल्दी ये होगा, बन जाएगा। ये बन गया, ये भी बन जाता है, ये बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, वो अनस्टेबल है इन तीनों की निस्बत, इन दोनों की निस्बत। तो ये बन जाता है, इट्स मीन कि ये जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी ये SN1 रिएक्शन करता है। तो जो SN1 रिएक्शन होता है वो मोस्टली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देते हैं। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि SN2 भी दे सकते हैं और SN1 भी दे सकते हैं, लेकिन जो अभी रिसेंटली स्टडी हुई है, ठीक है, विच इज़ और इन गोल्ड 2 साइंटिस्ट ने की है, वो उन्होंने बताया है कि जो सेकंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हैं वो सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म ही शो करवाते हैं, SN1 नहीं करवाते। लेकिन आपने यही लिखना है कि 3 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है ना, जो 3 डिग्री है वो SN1 करता है, जो 2 डिग्री है वो 50% SN2 करता है और 50% ही वो SN1 भी कर सकता है, यानी कि वो उसकी मर्ज़ी है, वो SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।